नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा तक में और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। कल हमने आपसे एक वीडियो साझा किया था। उस वीडियो में कुछ फैक्चुअल एरर्स थे, लिहाजा उस वीडियो को हमने वापस लिया है और वीडियो था डॉक्टर अभय सिंह यादव बनाम राव इंद्रजीत सिंह को लेकर और इसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। लेकिन आज फिर से इस कहानी को हम शुरू करेंगे। देखिए, एक जो मिलन समारोह है वो आयोजित किया गया गाँव भुंगारका में और ये जो गाँव है ये अब इन दो नेताओं के बीच में, भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं के बीच में जो राजनीतिक लड़ाई है उसका केंद्र बन गया है। और इस राजनीतिक लड़ाई में दो गुट हैं, एक राव इंद्रजीत सिंह का गुट है और दूसरी तरफ एक गुट डॉक्टर अभय सिंह यादव का है, जिसमें दो लोग शामिल हुए हैं। पहले जो हैं वो सिटिंग एमएलए जो है कंवर सिंह यादव महेंद्रगढ़ विधानसभा से और दूसरे सीताराम यादव जो कि अटेली विधानसभा से विधायक रहे, जिनका टिकट काटा गया। आरती राव चुनाव लड़ी अटेली से, तो वो भी इस मंच पर दिखाई दिए इस मिलन समारोह में। और इस मंच से जब अभय सिंह यादव ने अपनी बातें रखी तो उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह पर बिना नाम लिए कई निशाने साधे और कटाक्ष किए कि हवा बनाने की बात करते हैं, लेकिन अपनी एक सीट यानी अटेली जीतने के लिए महेंद्रगढ़ की तीनों विधानसभाओं का सौदा कर दिया था। कहा कि तीनों विधानसभाओं में उनकी जो सेना है कथित बड़े नेता की, वो कांग्रेसियों के पीछे लगी हुई थी, बदले में कांग्रेसी अटेली में उनकी बेटी की मदद कर रहे थे। इस तरह की बात उन्होंने कही। साथ ही कहा कि वो बब्बर शेर जरूर हैं, लेकिन वो जब शिकार करते हैं तो अपना पराया नहीं देखते। और आज तक कितने ही ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं अहिरवाल की राजनीति में जिनका इस बड़े नेता ने शिकार किया है। और लोगों से पूछा कि यदि एक ही परिवार के पास इस इलाके की राजनीति की चाबी रख दी जाएगी तो फिर ये प्रजातंत्र का क्या मतलब है। यानी उन्होंने चैलेंज किया है राव इंद्रजीत सिंह की हेजेमनी को और कई कड़वी बातें उन्होंने इस मंच से कही, जिसके बाद ये खबरें चली कि भारतीय जनता पार्टी की जो गुटबाजी है, जो पार्टी अपने आप को कहती है पार्टी विद डिफरेंस, डिसिप्लिन पार्टी कहती है अपने आप को, उसकी गुटबाजी अब कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस की तरह जो है वो मंचों पर, सार्वजनिक मंचों पर दिखने लगी है। और अब उनके नेता जो है वो खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं, खासकर दक्षिणी हरियाणा में ये चीज बढ़ रही है। अब इस कहानी के बैकड्रॉप में थोड़ा आप जाएंगे तो गांव भुंगारका जो है, इसकी सरपंची को लेकर पूरा ये विवाद शुरू हुआ था। ये गांव एपिसेंटर इसलिए बना कि भुंगारका के सरपंच राजेंद्र हुआ करते थे और सरपंच जो है वो पहले अभय सिंह यादव के ही करीबी थे, लेकिन किसी मामले को लेकर गांव में जो अवैध जमीन पर कब्जा था उससे खाली कराने को लेकर कोई अनबन हुई अभय सिंह यादव से और एक मुकदमा लगा और आरोप ये लगे कि सरपंच ने थ्रेटन किया है। 307 का उन पर मुकदमा लगा और सरपंच को बर्खास्त कर दिया गया। इसके अलावा जो पंच थे, बाद में पंचों को कहा गया कि आप चार्ज लीजिए, लेकिन पंचों को भी बाद में बर्खास्त किया गया। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, हाईकोर्ट ने पंचों को बहाल किया और अब ये जो पंच है इनमें से ही एक व्यक्ति है जिसका नाम विकास है, उसे सरपंची का चार्ज दे रखा है इस गांव का। और जब ये सस्पेंशन हुआ राजेंद्र सरपंच का, तो राजेंद्र सरपंच जाकर जो है राव इंद्रजीत सिंह के गुट में शामिल हो गए। उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह को अपने गांव में इनवाइट किया, चाय पिलाई यहां पर उनको और राव इंद्रजीत सिंह ने बधाई दी कि किस तरह से जो पंच है वो भी एकजुट रहे, सरपंच के साथ रहे, गांव टूटा नहीं। अभय सिंह यादव यहां अपने हिसाब का सरपंच बनाना चाहते थे, इसमें वो सफल नहीं हो पाए और राव इंद्रजीत सिंह ने इस बात को अपने मुंह से तो नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहा कि आप लोग एकजुट रहे और हमें आगे भी एकजुट रहना पड़ेगा। यानी ये गांव जो है दोनों नेताओं के बीच टकराव का केंद्र बना। पहले राव इंद्रजीत सिंह ने आकर यहाँ पर चाय पी, जो सरपंच रहे राजेंद्र उनके घर पर, और फिर इसी गांव में दमखम दिखाया अभय सिंह ने। और ये दमखम इसलिए दिखाया गया कि राव इंद्रजीत जो है वो यहाँ पर आकर चाय पी रहे हैं। वो सरपंची वाला जो मैटर था उसमें एक तरीके से उनके खेमे की जीत हुई, वो सरपंच उनके खेमे में चला गया और अभी उस ग्रुप का पंच है वो सरपंच है। तो यानी कि इस लड़ाई में राव इंद्रजीत सिंह जीत गए तो वो उसके घर पे आए और ये एक शक्ति प्रदर्शन आप इसको कह सकते हैं। तो अभय सिंह यादव ने भी बदले में अपना शक्ति प्रदर्शन किया है यहाँ पर और इसमें कंवर सिंह यादव शामिल हुए हैं। उनका शामिल होना भी बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि आजकल महेंद्रगढ़ में यह है कि रामविलास शर्मा को राव इंद्रजीत सिंह ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, या यूं कहें कि उनकी गुड बुक्स में राव इंद्रजीत की रामविलास शर्मा है, लिहाजा कंवर सिंह यादव थोड़े इनसिक्योर हैं। तो वो भी अब इस नाव में सवार हो गए हैं जो कि राव इंद्रजीत सिंह का विरोधी गुट है डॉक्टर अभय सिंह यादव के नेतृत्व में। और दूसरे सीताराम यादव जो कि अटेली से विधायक है, उनकी टिकट कटी, आरती राव वहां से चुनाव लड़ी है तो उनकी टिकट काटी, उन्हें भी इस बात का दुख है, तो वो भी इस मंच पर नजर आए। और मंच से अब आपको वो भाषण सुनाएंगे अंत में जो कि डॉक्टर अभय सिंह यादव ने दिया है। इस भाषण को आप बहुत गौर से सुनिए ताकि आपको समझ आए कि आखिर दक्षिणी हरियाणा की भाजपा यूनिट में चल क्या रहा है और जो भाषण में बातें डॉक्टर अभय सिंह यादव ने कही है अहिरवाल की राजनीति को लेकर वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अंत में ये तमाम बातें आप सुनिए और हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि डॉक्टर अभय सिंह यादव की इन बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं। धन्यवाद। शिकार करेगा शेर को तो शिकार के बगैर फसल ही नहीं होती, और शिकार करेगा तो अपने पराये उसके लिए कुछ नहीं है। आप अहिरवाल की राजनीति पर नजर फैला के देखिए कितने लोगों का शिकार इन बब्बर शेरों ने किया है।
मैं आपको सिर्फ एक बात समझाना चाहता हूं, क्षेत्र के भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं, नवयुवकों के भविष्य की बात कर रहा हूं। भाई अगर इस क्षेत्र में ये शर्त लग गई राजनीति में कि भी केवल एक परिवार की खुशामद की जो करेगा वही राजनीति में जिंदा रहेगा, तो आप ये बताओ उस क्षेत्र की राजनीति को आप कहां ले जाओगे, किस तरह ले जाओगे? जब उनसे उपलब्धियों के बारे में बात पूछी जाए तो उनके जो टेरिये हैं सोशल मीडिया पे, वो कहते हैं कि 5 बार एमपी, 3 बार एमएलए, मंत्री, ये वो। भाई हम मानते हैं कि मंत्री एमएलए रहे हैं, पर भाई ये तो बताओ कि इतने साल में आपको 50 साल से जिताते आ रहे हो, सारे पद मिले हैं, आपने इलाके के लिए गिनाने के लिए तो बताओ कि मैंने ये किया है। केवल जो व्यक्ति थोड़ा सा चर्चा होने लग जाए किसी की, मैंने काम किया, मेरे प्रति लोगों का झुकाव हुआ, लोग चर्चा करने लगे, और जब चर्चा करते ही और शेर को तो भूख लगाई गई। तो मैं केवल आपको ये समझा रहा हूं कि इस इलाके की राजनीति के बारे में देखो, सोचो। एक सामान्य परिवार का आदमी संघर्ष करके इलाके के लिए कुछ करने की कल्पना के साथ मैदान में आता है, और उसको सिर्फ इसलिए रास्ते से हटा दिया जाता है कि उनकी आने वाली विरासत के रास्ते में रोड़ा हो सकता है। तो ये कब तक चलेगा, कौन सुनता रहेगा? और भाई मुख्यमंत्री के सपने लेते हैं बढ़ने के, मुख्यमंत्री हमेशा पार्टी हाईकमान बढ़ाती है। पार्टी की कुछ मर्यादाएं होती हैं, उन मर्यादाओं के भीतर रह के ही पार्टी का नेतृत्व कुछ लोगों का चयन करता है कि किसको क्या बनना है। आप पार्टी की विधायक दल की मीटिंग में अपने विधायकों को पार्टी के फैसले की खिलाफत करने के लिए खड़ा कर दो, आप पार्टी के मुख्यमंत्री के खिलाफ अपने विधायकों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने लग जाओ, आप हर मुख्यमंत्री से स्टेज पे बिगाड़ रखो, और अब तो हद होगी। कल परसों सोशल मीडिया पे एक लड़के ने वीडियो डाल रखा था, उसमें एक जगह वो कहता है कि एक हाउस का नाम लेता है कि वो हाउस तो नर्सरी है नेताओं की। मुझे हंसी आई, मैंने कहा नर्सरी तो ठीक है, मान लेते हैं, क्योंकि टिकटें बांटते हैं तो नर्सरी तो कहा जा सकता है, लेकिन नर्सरी एक तो होती है पौधों की। तो पौधों की नर्सरी में तो पौधे लगाते हैं, पेड़ बड़ा करते हैं, उनका फल लगता है, उसके फल खाते हैं, उसकी छाया में बैठते हैं। लेकिन एक दूसरी नर्सरी मुर्गों की भी होती है। तो ये जनता बताएगी कि नर्सरी कौन सी चला रहे हैं, मेरी तो समझ में आया है। फिर इनकी हिम्मत देखो, कहता है कि पार्टियों को सीधा वोट देने के लिए, नाम लेता है बाकायदा भाजपा पार्टी का, कि पार्टियों को सीधा वोट देने का एहसान नहीं होता, उस फला नेता के माध्यम से वोट दो ताकि उसका एहसान होगा। अरे मेरे भाई, 21वीं सदी में हम चल रहे हैं। अगर 21वीं सदी का प्रजातंत्र भी व्यक्तियों को वोटों का ठेकेदार बना देगा, तो ये प्रजातंत्र हमारे देश का कहां विकसित हो पाएगा, ये देश कहां जाएगा? तो भाइयों, मैं आपको, विशेषकर नौजवान साथियों को, मैं ये कहता हूं कि आप इस पर विचार कीजिए कि क्या इस क्षेत्र में की राजनीति को एक घर की जेब में डाल के बंद कर दिया जाना उचित है? क्या कोई क्षेत्र का नवयुवक जो राजनीति की इच्छा रखता है, अपनी इच्छा से, अपने काम से ऊपर नहीं जा सकता? क्या कोई काम करने वाला आदमी राजनीति में जिंदा नहीं रह सकता? और मैं जहां तक नांगल चौधरी की चुनाव की हार की बात है, मुझे चुनाव का दुख नहीं है। चुनाव के दौरान जो जुमले घड़े गए, उन जुमलों की तकलीफ है मुझे। 3 बातें कही गई।
पहला तो एक शुरू में तो एक जुमला छोड़ा, ये तो गुजरों का हो गया, गुजरों में रहता है। अहिरम के गांव में प्रचार किया गया। मैं उनसे पूछता हूं कि विकास जब कोई आदमी करवाता है कि विधायक की जिम्मेवारी होती है, वो विधायक किसी एक जाति के लिए काम करने के लिए आता है या सारे समाज के लिए काम करने के लिए आता है? अगर मैंने सब जगह, मैं ये कभी नहीं कहता कि मैंने किसी समाज में ज्यादा किया है, कम किया है, लेकिन मैंने हर गांव में, मैंने अगर पानी के स्टोरेज टैंक, अगर मैंने भुंगारगंज बढ़ाया है तो सरोई भाली में नहीं बढ़ाया मैंने अगर नान धनवास में बढ़ाया है तो बहुत बड़ावा में बढ़ाया है, मैंने अगर धानोता में बढ़ाया है तो वसीरपुर में बढ़ाया है। मैं हर सब गांवों को, अगर मैं इधर अलीपुर में बढ़ाया है तो निजामपुर में चीलो में बढ़ाया है। मैं हर गांव को साथ लेके चलता हूं और मैं समझता हूं कि अगर मेरा जैसा पढ़ा लिखा आदमी अगर केवल जातिवाद में फंस कर रहेगा तो इस देश में बाकी लोग कहां क्या करेंगे। और भाई चाहे वोट ना दिए हो बुजुर्गों ने, सामाजिक दबाव होता है, कई बार हालात हो जाती है, लेकिन कई गांवों में बहुत अच्छे वोट भी आए हैं। नान में 1000 से ऊपर वोट आए हैं, धनवास में 1100 से ऊपर वोट आए हैं, मतलब मारोली में वोट अच्छे आए हैं, नारडी में अच्छे वोट आए हैं, कई गांवों में अच्छे वोट आए हैं। और भाई वोट तो जो है ना, मैं वोट तो सब कुछ होने के बाद में सब सारी पार्टियां, सारे नेता, नांगल चौधरी एक ऐसा हल्का था जिसमें सारी विपक्षी पार्टियों के नेता एक गाड़ी में चलते थे। बताओ इसमें कोई झूठ है? बताओ, चाहे कांग्रेस के हो, दूसरी पार्टियों के हो। और नांगल चौधरी एक ऐसा हल्का है जहां 3 बड़े नेता पार्टी के अंदर से पार्टी विरोध में काम कर रहे थे। तो किसी को दोष क्यों देते हैं? और फिर भी आप लोग 14वें राउंड तक जीते हो, केवल 16,185 वोटों की गिनती में आप 11,448 वोटों से हारे हो। तो इसका मतलब क्या समझा जाए? तो सारे षड्यंत्र जो जहां जहां हो सकते थे वो सारे रचे गए हैं। मैं किसी अपने क्षेत्र के लोगों को इसका दोषी नहीं मानता। एक चुनाव जीतते ही एक और बात आई, बड़े हंस के कहा कि हम जीत गए, वो हार गया। तो भाई ये तो बात मैं मानता हूं कि वो जीत गए, मैं हार गया, तो सच्चाई है, इसमें नकार कोई नहीं सकता। लेकिन मेरे को उसी टाइम में, स्कूल के टाइम में पढ़ते हुए एक कहानी याद आई। हम 4वीं 5वीं में पढ़ते थे तो एक कहानी आती थी महात्मा बुद्ध की। एक बुढ़िया का एक ही बेटा था, वो बेटे की मौत हो गई। बुढ़िया रोती हुई महात्मा बुद्ध के पास गई कि महाराज मेरा एक ही बेटा था और वही सहारा था, वो मर गया, उसको जिंदा कराओ। तो महात्मा बुद्ध ने कहा माई जिंदा कर दूंगा, तू जा एक रोटी ले आ, किसी ऐसे घर से लाना जहां कोई भी ना मरा हुआ। तो सारे गांव में घूम गए, घर घर जाके, कोई क्या मारे वो मर गया, कोई वो मर गया, वो मर गया। थोड़ी देर में जाके बुढ़िया के महात्मा बुद्ध के पास जाके बोले महाराज ऐसा तो कोई घर नहीं मिला जहां कोई ना मरा हुआ। तो बोला बुढ़िया क्यों फिर जहां काम रोना धोना कर रही है, सब्र कर ले, मरना सबको है, सब घर में मरता है, तो तू मर की कोई बात नहीं। तो भाई बुढ़िया वाली बात तो मैं कहता हूँ जो कहने वाले हैं वो मुझे बताते हैं कि उनके परिवार में कौन सा आदमी है, उनके परिवार में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो चुनाव लड़ा हो और कभी भी नहीं हारा हो, बता दें मुझे, तो मैं मान लूंगा। अगर मैं पहली बार नहीं हारा हूं तो ठीक है। फिर एक और हमने दक्षिणी हरियाणा में हवा बढ़ाई। भाई आप एक बात बताओ, हवा पार्टी के उम्मीदवार को जिताने से बढ़ती है, हराने से बढ़ती है?
आप पार्टी के उम्मीदवार को तो हराने लगते हो, उनको हराते हो और फिर कहते हो हमने हवा बनाई। और फिर हवा बनाने वाले की बात सुनो। हवा बनाने वाले एक विधानसभा जीतने के लिए 3 विधानसभाओं को दांव पे लगा रखा था। ये प्रेस मीडिया के साथी यहां खड़े हैं, मैं इनको एक निमंत्रण देता हूं। महेंद्रगढ़, नारनौल और नागलचौधरी में सबको पता है, उसकी जांच की जरूरत नहीं है। उन दोनों हलकों में भी आप जाके, आप फौजी पत्रकार हो, आप पता कर लो जो हवा बनाने वाले हैं उनकी सेना किस उम्मीदवार के साथ लग रही थी। सारे के सारे अपने सेनापतियों को कांग्रेस के उम्मीदवारों के साथ लगा रखा था, क्योंकि वो कांग्रेस के उम्मीदवार उनको अटेंडी में मदद कर रहे थे। ये सबको पता है, सत्य है। अब एक सीट को जीतने के लिए आप 3 विधानसभाओं को अपने पार्टी की तो दांव पे लगाते हो और फिर ये कहते हो हमने हवा बनाई। भाई हवा तो तुमने बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर बच गए ये। मैं कहना नहीं चाहता मेरे भाई कंवर सिंह बैठा है, इसको तो भाई पानी ने बचा लिया कंवर सिंह को। तो वहां हमने मिलकर वहां पानी का बहुत काम किया था और मैं नारनौल वाले को मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बचा लिया। सैनियों ने सारे वोट इकट्ठे डाल दिए। मैं तो उन्होंने तो सौदा कर लिया था 3 विधानसभाओं का। हवा बनती है पार्टी के काम से। हवा पार्टी की बनी, खेतों में किसानों के पानी पहुंचाने से हवा बनी, इस क्षेत्र में लॉजिस्टिक हब लाने में हवा बनी, इस क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज लाने में हवा बनी, इस क्षेत्र के गांवों के रास्ते बनाने में हवा बनी, इस क्षेत्र में किसानों के को सम्मान निधि देने में बार बार किसानों के खाते में पैसा है, उससे हवा बनी। हवा किसी का काम बिगाड़ने वालों से नहीं बढ़ती, हवा तो काम से बढ़ती है। भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम किया है तो इस पार्टी का गुणगान करना चाहिए। हवा तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से बनी है, व्यक्तियों की वजह से नहीं बनी। एक और सगुफा बार बार करते रहते हैं, पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता, राजनीति समझ नहीं आती। अपने आप ही तो कहते हैं कि मैं रिटायर हो रहा हूं और अपने आप ही फिर मोदी जी का मुकाबला करते हैं कि भाई मोदी जी नहीं रिटायर हो रहे तो मैं क्यों रिटायर हूं। भाई आपको किसने कहा रिटायर होने के लिए? किसी ने, पार्टी ने कहा ना गांव के किसी अपने इलाके किसी व्यक्ति ने कहा। और भाई मोदी जी का मुकाबला करते हो तो उतना बड़ा दिल भी रखो, सहन शक्ति रखो। वो पता नहीं क्या क्या सहन करते हैं। और मोदी जी तो इस देश के लिए दिन रात सोचते हैं, इतने साहसिक फैसले करते हैं, देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। आप अपनी तुलना तो कम से कम किसी अपने बराबर के आदमी से करो, इतने बड़े व्यक्ति से जिसने देश का नाम है, सारी दुनिया में इनको पूछती है, उनके साथ अपना मुकाबला करते हो। तो बातों को ठीक तरीके से, ठीक ढंग से करना चाहिए।